नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है जहर पर सियासत। अब इंदौर पर आफत, क्या वाकई आफत, या इसके पीछे सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है, संदेह है, डर है, चिंता है, भय है? क्या है पूरा मसला, इसको तो समझेंगे ही, लेकिन समझने के लिए पैकेज देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बढ़ेंगे डिबेट की तरफ। तो पहले देख लीजिए पैकेज, उसके बाद डिबेट। आकाओं ने पानी पहुंचाया ये भोपाल मरने के लिए, जो प्रश्न उठा रहा है उनके पाप के किस्से बताने पड़ेंगे। यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन रासायनिक कचरा पीथमपुर शिफ्ट हो चुका है। भोपाल के माथे पर 40 साल से लगा कलंक का टीका गुरुवार रात हटने लगा। ये टीका तो हटने लगा, लेकिन सियासत की बयानबाजी शुरू हो गई। इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस ने एक सुर में इस रासायनिक कचरे को पीथमपुर लाने का विरोध किया और यह भी कहा कि इससे आसपास के लोगों की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सामने आना पड़ा और उन्होंने इस रासायनिक कचरे को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कचरे की शिफ्टिंग को लेकर कांग्रेस का विरोध दोमुही राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस संवेदनशील मसले पर राजनीति से कांग्रेस को बाज आना चाहिए। इस मुद्दे का राजनीतिकरण न होने दे। मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि बीती ताही विसार दे। आप कष्ट तो उन्हीं की तरफ से खड़ा हुआ था। जलने के बाद जो राख बनती है या जलाई जाएगी, वो नीचे सीमेंट कंक्रीट के ठोस आधार के बाद जलाई जाएगी और राख को भी उठा करके अपने कंटेनर में रखेंगे। तो पानी कहाँ आ गया और कहाँ से नीचे पहुंच गया वो बता दे। उनके आकाओं ने पानी पहुंचाया ये भोपाल मरने के लिए, जो प्रश्न उठा रहा है। सीएम के हमले के बाद प्रदेश कांग्रेस मुखिया जीतू पटवारी इंदौर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता सुमित्रा महाजन से मिलने उनके घर पहुंच गए। पटवारी ने इसको लेकर ताई से लंबी बातचीत की। जीतू पटवारी ने यह दावा भी किया कि यूनियन कार्बाइड का ये कचरा पीथमपुर और इंदौर के लिए आफत बनकर आया है। यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसको जलाने को लेकर कोर्ट के आदेश से सरकार ने पीथमपुर में राम की कंपनी में भेजा गया, जो एक रात में आज आकर डंप हो चुका है। इंदौर शहर पे इसका असर क्या होगा? सवाल ये है कि इतना कचरा जलेगा तो इसका असर हमारे परिवार पे कितना होगा? अभी मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में इस पर अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि हम जनता को समझाएंगे कि इसका असर नहीं होगा। कैसे होना, इसका असर कैसे नहीं होगा? वहीं यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर धार के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के AICTSL ऑफिस में एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर ललवानी शामिल हुए। धार के सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। 3 दिसंबर 1984 की उस काली रात के बारे में सोचकर आज भी भोपाल के लोग अंदर तक कांप जाते हैं। कचरा शिफ्ट होने से फिलहाल ये डर टल गया है, लेकिन अब इंदौर को डरा रहा है। लेकिन ये डर कितना वास्तविक है, इसके बारे में अभी कोई भी मजबूत दलील सामने नहीं आई है। कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक सरकार पूरी तरह सतर्क है, सजग है, फिर भी सियासत के हर कतरे से कचरे की गंध आने का सिलसिला रुक नहीं रहा। नमस्कार, एक बार फिर नमस्कार। तो आपने देखा 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात मौत कहर बरपी थी, कहर बन के बरसती रही भोपाल पर। मैं उस वक्त स्कूल में था और रात 2 बजे नींद खुली और जिस सरकारी घर में हम रहते थे तो ऐसा लग रहा था कि लोगों का एक रेला उमड़ पड़ा है। ये न्यू मार्केट एरिया की बात है, रंगमहल और संगीत सिनेमा के सामने। हम देख रहे थे कि हुजूम का हुजूम चला जा रहा है। हमें लगा कि शायद कोई सिनेमा घर है दोनों, इनसे कोई फिल्म छूटी होगी। लेकिन सुबह फिर जाके सो गए। जब सुबह नींद खुली और पता चला कि भोपाल पर एक गैस मौत बनकर टूट पड़ी। और अब जब 40 साल बाद इस कलंक को धोने की बात है, तो ये क्या सियासत है जो फिर अड़चन बनने की कोशिश कर रही है?
सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, अभी ना कचरा जला है और क्या कचरा ऐसे ही जला दिया जाएगा? पिंड छुड़ाना होता तो 40 साल ये कचरा वहां पड़ा क्यों रहता? क्या भारत की वैज्ञानिक समझ इतनी कच्ची है कि हम 2025 में जहरीले कचरे का ठीक तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे? कई सवाल हैं, लेकिन जिम्मेदारी, इसीलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि मीडिया को भी इस जिम्मेदारी को निभाना होता है, और मीडिया के साथ साथ उन जिम्मेदारों को जो राजनेता हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर भी ये दायित्व है। और राजनेताओं को इस पर राजनीति से अधिक सच्चाई के साथ रहना है, क्योंकि मसला लोगों को डराने वाला है, उनकी चिंता को बढ़ाने वाला है। बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल: भोपाल को 40 साल के कलंक से मुक्ति मिलने पर क्यों हो रही है सियासत? भोपाल की परेशानी को कथित तौर पर इंदौर की आफत बताया जाना सियासत है या कहीं इसमें कोई तथ्य है? तथ्य है तो बताया जाए। क्या खात्मे की प्रक्रिया नहीं पता होने के चलते कचरे को आफत माना जा रहा है? जो बात हम भी कह रहे थे कि क्या हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं कि एक कचरे का ठीक से निष्पादन हम ठीक से नहीं कर सकते? चलिए, जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेखक हैं, कई डायमेंशन से, बहुत स्वागत है। संतोष सिंह गौतम जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, विनम्र, धारदार, तर्कदार राजनेता हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहली टिप्पणी गौतम जी आपकी लेकर हम आगे बढ़ेंगे। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर से, उनका परिचय उसी समय हम देंगे। सर, अभी हमें ये पता ही नहीं है कि ये जो कचरा है, ये कचरा किस तरह से निष्पादन इसका हो रहा है, उसकी तैयारी सारी है। क्या आप देश की कोर्ट को, इसके लिए बनी गठित कमेटी को इतना गैर जिम्मेदार मानते हैं कि वो भी अपना पिंड छुड़ाने के लिए, जैसे यूनियन कार्बाइड पर आरोप लगा और सच्चा आरोप था कि आपने अपना पिंड छुड़ाने के लिए, क्योंकि मैंने उस कोर्ट की हियरिंग को अटेंड किया है जो भोपाल के सीजेएम कोर्ट में होती थी, तो बार बार यूनियन कार्बाइड पर यह आरोप लगता था सीबीआई की तरफ से कि आपका वर्जीनिया में जो प्लांट है वहां के पैरामीटर्स अलग थे और भोपाल में जो आपका प्लांट था उसके पैरामीटर्स यानी उसके बिंदु अलग थे। सुरक्षा वहां जिस लेवल की थी वो यहां नहीं थी। क्या आपको लगता है कि हम फिर एक बार वैसा ही कुछ करने जा रहे हैं? आखिर इसके पीछे आपका आधार क्या है? जिस तरह से कांग्रेस विरोध कर रही है, क्या सियासत है सर, विशुद्ध सियासत है? देखिए शरद जी, एक जिम्मेदार विपक्षी दल को हमेशा जनता के साथ खड़े रहना पड़ता है, और पीथमपुर में जिस तरह से पीथमपुर बचाओ समिति लगातार इस कचरे के पीथमपुर में निष्पादन का विरोध करती चली आ रही है, ये कोई कांग्रेस की पहल नहीं थी। लेकिन पीथमपुर बचाओ समिति के सदस्यों ने जब कांग्रेस के लोगों से भी बात की, तो कांग्रेस के लोगों की जवाबदारी है कि वहां के लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उनका निराकरण होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूं कि जानबूझकर कोई मुख्यमंत्री या कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार इस तरह से करेगी कि लोगों की जान माल के साथ खिलवाड़ हो। लेकिन शरद जी, क्लैरिफाइंग जो स्टेटमेंट है वो उस तरीके से नहीं आया जैसे कि आना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर अखबारों में जनता के लिए एक विज्ञापन ही जारी कर दिया जाता, सरकार तो बहुत विज्ञापन जारी करती है, उसमें सारे बिंदुओं का बिंदुवार उल्लेख कर दिया जाता है कि किसी कारण से वहां पर जनता को खतरा नहीं होगा, तो निश्चित रूप से एक त्रासदी जो 40 वर्ष पहले घटित हुई है उससे जो आशंकित लोग हैं वो तो निश्चित रूप से ये सोचेंगे नहीं कि अगर हमारे यहाँ कचरा आया तो उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे। तो कांग्रेस पार्टी भी उसी तरह से चिंतित है जिस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय ने कल और परसों अपनी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि बिना जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए हुए पीथमपुर में कचरा नहीं चलने देंगे। तो यह अकेले केवल कांग्रेस की चिंता नहीं है, न ही कांग्रेस की राजनीति है शरद जी, इसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सभी जनप्रतिनिधि चिंतित है। और मोहन यादव जी ने कहा है कि लोगों की शंकाओं का समाधान किया जाएगा। तो मैं कहता हूं कि मोहन यादव जी की मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन जब कचरे को ट्रांसफर किया जा रहा है पीथमपुर, उसके पहले इन शंकाओं का समाधान आखिर क्यों नहीं किया गया, जनता को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? मैं ये कहता हूं कि विज्ञापन का तरीका हो सकता था, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट हो सकता था, टीवी चैनलों पर उनका बात रखी जा सकती थी। आ तो गया सर, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आ तो गया। आप क्या संतोष नहीं है? आपको उससे संतुष्ट नहीं है? आप संतोष नहीं? मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरीके से जनता को संतुष्ट करना चाहिए तो जनता क्यों नहीं संतुष्ट हो पा रही है? भारतीय जनता पार्टी तक के जनप्रतिनिधि क्यों नहीं संतुष्ट हुए अभी तक? मेरा कहना इस पर है। मैं कहता हूं कि अच्छी बात है, अगर कचरे का निष्पादन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोर्ट के आदेश पर हो रहा है ये भी अच्छी बात है, लेकिन किसी को कोई नुकसान न हो इससे, इसके लिए भी सुरक्षा की गारंटी सरकार को पुख्ता देनी होगी, जो जनता अभी तक आश्वस्त नहीं हो पाई।
चलिए, जय नागड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, जिनकी कलम भी बाद में चलती रही है। उस समय तो वो भी बहुत मेरे ख्याल से स्कूल गोइंग और या कॉलेज में पहले फर्स्ट ईयर में दहलीज पर कदम रखने वाले युवा रहे होंगे। जय जी, आप कैसे देखते हैं अभी सारी प्रोसेस जिस तरह से हुई है? जाहिर तौर पर उसमें तमाम चीज़ें, हमारी भी एक सीनियर साइंटिस्ट से बात हुई, उन्होंने कहा इसमें कोई भी जोखिम नहीं है और बल्कि ये भारत का मान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाएगी कि हम इंडिजिनस तकनीक से इस तरह के हैजार्डस वेस्ट का जो जहरीला कचरा है उसका निष्पादन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अब जाहिर तौर पर वो राजनीति पे और इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन क्या लग रहा है आपको, कुछ संवादहीनता रही, क्या चीज़ें नहीं? क्योंकि बमुश्किल तो ये कचरा यहाँ से निकला है। एक कंपनी जो सामने आई है राम की, जिसका नाम अब बदल गया है, वो इसको नष्ट करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। हाईकोर्ट की कमेटी के निर्देश पर सारी चीज़ें हुई हैं और जाहिर तौर पर जब ये सब कुछ किया जा रहा है, आखिर एक जवाबदेह मुल्क में, एक जवाबदेह डेमोक्रेसी में हम फिर तो चूक नहीं करेंगे। चूक तो यूनियन कार्बाइड ही कर सकती है। जी शरद जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि मेरी धार पीथमपुर के लोगों से भी बात हुई। उनका कहना है कि यदि मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं कि इसमें कोई खतरा नहीं है, तो फिर आपको इतना सारा मटेरियल को आप पीथमपुर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? वहीं पर नष्ट किया जा सकता था। तो ये बड़ा ऐसा सवाल है। ये हमने पूछा था वरिष्ठ वैज्ञानिक से, उन्होंने कहा कि वो सारी एक्सपर्टाइज जो संबंधित कंपनी की है वो उसके उसी जगह उपलब्ध है और कोई भी कंपनी इसको दुनिया में चुनती तो वो अपनी जगह ही ले जाकर इसको, कोई और भी कंपनी होती तो वो अपनी जगह पर ही नष्ट करती, क्योंकि भोपाल या इसके आसपास उस तरह का एक्सपर्टाइज नहीं है। ये कोई घर का कचरा नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसको नष्ट करने में बहुत सारी प्रक्रियाजन्य चीजों से गुजरना होगा। जी जय जी। मैं गौतम जी ने जो बात कही, मैं इस बात से सहमत हूँ कि दरअसल जब इस तरह की घटना, चूंकि भोपाल गैस कांड की जो विभीषिका है उससे आज भी इसका नाम सुनकर के लोग दहल जाते हैं। तो वो कल्पना, लोगों को विश्वास का वातावरण बनाना चाहिए था, एक संवाद कायम करना चाहिए था। और फिर यदि ये सारी चीजें होती तो निश्चित रूप से, अब यदि बड़े जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को विश्वास नहीं मिल गया, तो ये आम आदमी के मन में ये सवाल उठना लाजमी है। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें लोगों को विश्वास में लेकर के जनप्रतिनिधियों के साथ में और वैज्ञानिकों के साथ सीधी संवाद होता और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखा जाता, तो शायद ये स्थिति। इधर एक परंपरा हम ये भी देख रहे हैं जय जी कि बहुत सारी जगहों पर राजनेता या मुख्यमंत्री से ही उम्मीद करते हैं तंत्र के भी वरिष्ठ व्यक्तित्व कि वही आगे आकर क्लैरिफाई करें। हमारे पास मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद है, हमारे पास प्रदूषण नियंत्रण मंडल है। अगर इसके जिम्मेदार अधिकारी और वैज्ञानिक पहले सामने आकर पूरी बात कह देते तो क्या ये विषय इतना बनता? वो आश्वस्त कर देते। आप जो बात कह रहे हैं बहुत ठीक कह रहे हैं, आखिर मुख्यमंत्री को ही सामने आना पड़ा। ये बात बिल्कुल सही है कि तकनीकी मामलों में तकनीकी विशेषज्ञों की बात को ज्यादा तरीके से रख सकते थे, लोगों की शंकाओं का समाधान कर सकते थे और वो प्रक्रिया पहले हो जानी। जब 4 महीने पहले जब कोर्ट का ऑर्डर आया है तो आपके पास पर्याप्त वक्त था कि आप वहां का जिला प्रशासन कोऑर्डिनेट करता और बड़े वैज्ञानिकों को ला करके, देखिए एक मैं अलग तरह का, इसी तरह की एक भूकंप वाली जो घटनाएं उस समय खंडवा में हुई थी, उस समय बड़े वैज्ञानिकों ने आकर के ही सारी चीजों को संभाला और उन्होंने वास्तविकता बताई कि क्या होगा और एक पूरा सिस्टम पारदर्शी हुआ, तब लोगों के मन में विश्वास कायम हुआ था। तो महत्वपूर्ण यह है कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों का यदि विश्वास टूटता है तो उसको बनाना ज्यादा जरूरी है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो उस समय का घटनाक्रम है, यदि आपको खैर आपने तो करीब से उसको देखा है, तो उस समय भी यही हुआ था कि लोगों का विश्वास टूटा था। इसलिए उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह खुद वहां थे और हेलीकॉप्टर से पानी वानी गिराया गया था और लोगों को लगा जब सीएम यहाँ पे है मतलब कहीं ना कहीं अब ठीक है चीजें। तो ऐसी स्थितियों में विश्वास कायम करना ही ज्यादा बड़ी चुनौती है और वो कायम किया जाना चाहिए था। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा और मुझे याद है अच्छे से कि उस समय जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन फेथ, यानी अभियान विश्वास। और देश के तब के लीडिंग साइंटिस्ट जिनसे मुझे मिलने का भी मौका मिला, वरदराजन साहब जो साउथ इंडियन थे और दक्षिण भारत से थे, उनके नेतृत्व में ऑपरेशन फेथ चलाया गया। क्योंकि मिक नाम की ये जो गैस रिसी गई थी,
इसका एक सबसे बढ़िया उपचार था कि अगर व्यक्ति गैस रिसाव के दौरान 2-3 लेयर गीले कपड़े से अपना चेहरा ढक लेता है तो इसके हानिकारक प्रभावों को काफ़ी हद तक वो बर्दाश्त कर सकता था, प्रभाव तो होता, लेकिन इतनी सी भी जानकारी यूनियन कार्बाइड की तरफ से नहीं दी गई थी और न ही एक रिहायशी बस्ती के सामने बसी ये जो बना कारखाना था इसके किसी साइन बोर्ड पर ये लिखा गया था। ये सारी बातें जो कोर्ट में हुई हैं वो मैं बता रहा हूँ। और जय जी भी उन वैज्ञानिक को बहुत अच्छे से जानते हैं, वैज्ञानिकों के प्रति हमारा नज़रिया क्या है। एक भटनागर पुरस्कार से सम्मानित देश के एक लीडिंग साइंटिस्ट जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में आए तो उन्होंने हमसे एक इंटरव्यू में कहा कि शरद जी मुझे बहुत दुख हुआ जब मैं मंत्रालय में, मैं नहीं कहता कि सारे अधिकारी एक जैसे होते हैं, उनका ये दुर्भाग्य था कि उन्हें जो अधिकारी मिले, उन्होंने कहा मैंने विज्ञान के विकास की मध्य प्रदेश में संभावनाओं का जब पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया तो उन्होंने उबासी लेते हुए कहा ये सब ठीक है फला फला साहब, आप ऐसा करिए कि 40 टॉयलेट बनने हैं, इनका बजट आपके पास हो तो पैसा रिलीज कर दीजिएगा, हमें भी थोड़ी मदद हो जाएगी। वह बोले मैं बहुत अचंभित था कि मुझसे इस तरह से ये बात की जा रही है। टेक्नोक्रेट इस देश में सम्मानित हों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना, ये अलग बात हो गई। पंकज जी, आपकी क्विक रिएक्शन। देखिए शरद जी, सबसे पहले मेरा आग्रह बहुत विनयपूर्वक है कि ये विषय गंभीर विषय है, इसलिए क्योंकि इस सारे विषय से एक भय जुड़ा हुआ है और जब भी शरद जी भय जुड़ा होता है तो भय के साथ शंका कुशंका दोनों आती है। बिल्कुल ठीक है। तो जिनको भी शंका कुशंका है मैं उनके साथ पूर्णतः सहमत हूँ, उनके उन विचारों से। और उन शंका कुशंका का समाधान समय समय पर वैज्ञानिकों ने, पर्यावरण के, प्रदूषण के, दोनों ने किया। शरद जी मैं 2-3 फैक्ट रखूंगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी आज रखे। सबसे पहले कि इसी प्रकार के कचरे का निष्पादन कोची से 10 टन कचरा निष्पादन इसी रामकी के प्लांट में 10 साल पहले हो चुका है। सेम कचरा, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। शरद जी मैं और आप इसी भोपाल शहर में 40 साल से उसी कचरे के साथ रह रहे हैं। उस समय के जो विक्टिम के इफेक्ट थे गैस के थे वो थे, क्योंकि मैं उस समय जहांगीराबाद क्षेत्र में था, वह प्रभाव था। और शरद जी मैंने भी उस रात का पलायन भोगा, देखा और अनुभव किया है। और आज भी मुझे याद है कि इंदिरा जी की हत्या, फिर गैस कांड, तो भोपाल में उस समय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय जनरल प्रमोशन दिया छात्रों को कि एक साथ जनरल प्रमोट कर दो, एग्जाम हो ही नहीं पाएंगे, पढ़ाई नहीं हो पाई। 2 बड़े विषय हुए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, जेपी हॉस्पिटल भोपाल आए, डॉक्टर टंडन सिविल सर्जन थे, सारी चीजें मेरी स्मृति में भी है क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्ष भोगी हूँ। और उसके बाद भी शरद जी सारी प्रक्रिया को समझना है कि ये सारी प्रक्रिया बीजेपी कांग्रेस सरकार का विषय नहीं है। तो सारी प्रक्रिया को हाई कोर्ट के निर्देश पर एक्सपर्ट कमेटी, उन एक्सपर्ट कमेटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी एजेंसीज जो एनवायरमेंट, केमिकल हैजार्ड, सब चीज देखती है, वो सारी एजेंसीज, मध्य प्रदेश की एजेंसी, टॉप के साइंटिस्ट और हाई कोर्ट के सम्मानित न्यायाधीश जिनको इन कानून का अनुभव है वो है। तमाम प्रयोगों के बाद ये पाया गया इस भोपाल के कचरे में 60% मिट्टी है, 40% नेफ्थॉल है। नेफ्थॉल शरद जी वो इंपॉर्टेंट केमिकल है जो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस बनाते हैं। मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, इसलिए थोड़ा मेरा तजुर्बा और ज्यादा है इस क्षेत्र का। तो वो नेफ्थॉल जो है वो 25 साल बाद कहीं भी रहे वो उतना घातक नहीं होता। और जो आपने उत्तर दिया जय जी के सवाल का कि वो जो पर्टिकुलर प्लांट है जहां उसके निस्तारण की प्रक्रिया यानी जो उसको नष्ट करने के जो प्रोटोकॉल है वो वहीं पर पालन हो सकते हैं और वो स्थापित और स्टैब्लिश प्लांट है एज पर नॉर्म्स कि उसके साइड इफेक्ट का कोई विषय है ही नहीं। और कोई भी सरकार सर जी, मुख्यमंत्री या बीजेपी की सरकार खाली भोपाल के लिए नहीं है सर, वो मध्य प्रदेश की सरकार है। तो मध्य प्रदेश में पीथमपुर भी हमको उतना पिए जितना भोपाल। तो ऐसा विषय है ही नहीं कि भोपाल से कोई चीज पीथमपुर पर या पीथमपुर की कोई चीज कहीं थोपी जा रही है। यह विषय सार्वजनिक जन कल्याण का विषय, जनहित का विषय है। और जैसा आपने कहा शरद जी कि शायद एक बड़ी मिसाल बनेगी कि भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसने एक भयावह वैश्विक त्रासदी के कचरे का इतना वैज्ञानिक पद्धति से निष्पादन किया कि उसका लेश मात्र प्रभाव पड़ सकता। जी कैसे संभव हो सकता है कि कोई सरकार एक शहर के लोगों के लिए दूसरे शहर के लोगों को मुश्किल में डाल दे? मतलब ये स्वप्न में नहीं सोच सकती कोई सरकार सर, संभव ही नहीं है। और शरद जी जो विषय वही है जो आपने कहा कि लोगों को आजकल ये लगता है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ना कहता, मुख्यमंत्री जी जनता के बीच थे, पत्रकार वार्ता भी करी, लोगों से संवाद किया और लगभग सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। तो जो तमाम शंका कुशंका आशंका भय तो मुझे लगता है कि स्वतः समाप्त हो जाना चाहिए। और मेरा करबद्ध आग्रह है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ भाजपा कार्यकर्ता के नाते, कि मध्य प्रदेश के पीथमपुर के किसी एक आदमी को ना इस पीढ़ी में ना आने वाली पीढ़ी में लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा, सरकार की जिम्मेदारी है।
ये बड़ी यूनियन बड़ी कार्बाइड बात नहीं आप सर, कह रहे हैं मध्य और प्रदेश की ठीक है, बीजेपी की सरकार है बिल्कुल सर। यही भरोसे की बात है जिसकी तरफ जय जी भी इशारा कर रहे थे। मुझे लगता है कि अगर तमाम बातें जो कैलाश जी भी कह रहे हैं कि आखिर ये चीज़ें अगर पहले एक समन्वित तरीके से हो जाती कि जिसमें इंदौर के जनप्रतिनिधि, पीथमपुर के जनप्रतिनिधि, अब मसला इसलिए और सरगर्म हो गया कि बीजेपी की तरफ से भी बात आ गई कि साहब ध्यान रखिए कांग्रेस को क्या चाहिए, कांग्रेस को यही चाहिए। जी मैं आता हूं आपकी तरफ, लेकिन संतोष जी जवाब दे दें कि अब इसमें भाई भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ताई भी इन्वॉल्व हो रही हैं या कथित रूप से इन्वॉल्व हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर जैसा श्रीलाल शुक्ला जी हैं कि बाँछों के बारे में ये तो नहीं पता कि वो शरीर में कहाँ होती हैं, लेकिन जहाँ भी थी वो खिल जाती हैं, ऐसी बाँछें खिल जाने की जो बात की जाती है, तो संतोष जी के लिए, कांग्रेस के लिए एक मुद्दा तो बड़ा बना। क्या कहेंगे संतोष जी? देखिए शरद जी, मैं पूरी गंभीरता के साथ ये कहना चाहता हूं कि इसमें बाछे खिल जाने जैसी कोई बात कांग्रेस के लिए नहीं है। निश्चित रूप से कैलाश विजयवर्गीय जी की चिंता हो, सुमित्रा महाजन जी की हो, जीतू पटवारी जी की हो, सबकी एक समन्वित चिंता, इसलिए मैं किसी पंकज चतुर्वेदी जी का कोई लेकिन आज विरोध आप नहीं कर रहा बार बार हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का नाम पहले ले रहे हैं। नहीं, इसलिए ले रहा हूँ शरद जी जी कि अगर केवल इसमें राजनीति होती तो दोनों प्रमुख दलों के नेता इस प्रकार से सामने नहीं आते। मेरा केवल इतना कहने के लिए उनका नाम लेने के का विषय बन रहा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जय नागला जी की बात से मैं सहमत हूँ कि जब कोर्ट का फैसला आ गया था और उसमें काफी समय था, तो जनता के बीच में इसको क्लैरिफाई किया जा सकता था, भले विशेषज्ञों के माध्यम से क्लैरिफाई किया जाता। विशेषज्ञ आते इस विषय पर अपनी बात रखते, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सब ठीक है, सरकार की मंशा पर मेरा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही और चूक तो हुई है कि हम पीथमपुर की जनता को विश्वास में नहीं ले पाए, इंदौर के हाँ, जनप्रतिनिधियों को आप विश्वास यही में मान रहे हैं नहीं ना ले कि पा रहे। कहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा, ये मान रहे हैं ना अधिकार? बिल्कुल बिल्कुल मान रहा जी, हूँ, बिल्कुल मैं प्रणाम मेरा कर रहा ये हूं आपकी विद्वता को फिर कि आपने भी इसमें राजनीति के बजाय ये पहलू देखा जो काफी हद तक लगता है कि हाँ ये ठीक प्रतीत होता है। और ये काम मुख्यमंत्री का नहीं है, ये काम है उस तंत्र का जो इतनी बड़ी अभियान को लेकर आगे बढ़ रहा है। अगर वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर इसको इस तरह से तमाम चीज़ों को लेकर करते तो शायद ये बात इतनी नहीं होती। जय जी, वक्त कम है जी। जी शरद जी, ये बात सही है। देखिए, टेक्नोक्रेट की जो लैंग्वेज होती है वो आम आदमी की सीधे समझ में नहीं आती। ये बात ये कि विश्वसनीयता उस क्षेत्र में ऊंची होती है, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधियों की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो उस तथ्यों को ज्यादा अपने सरल तरीके से लोगों तक बताते हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हम यदि भरोसा या जिम्मेदारी मानते हैं तो उनकी मानते हैं, और उन्हीं को ये शायद पहल करनी थी। अलग अलग स्तर पे होना था, प्रशासनिक स्तर पे होना था, वैज्ञानिक स्तर पे, तो 2-3 स्तर पे होता तो शायद ये इतनी स्थिति खराब नहीं होती। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि एक अखबार ने एक अपनी रिपोर्ट अभी दी है, उसमें ये जब पहली बार 10 टन कचरे का जब निष्पादन किया था तो उसके थोड़े से दुष्प्रभाव आए हैं। वहां के पानी में भी कहीं ना कहीं इसका जहरीलापन आया है, वहां की मिट्टी में। तो क्या, और इसका को राजनीति से ऊपर उठ करके ये पूरे मानवता से जुड़ी बात है, इसलिए इसमें राजनीति किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। और ये यदि कहीं भी दुष्प्रभाव है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, उस पर भी विचार होना चाहिए। बिल्कुल पंकज जी, मेरे पास 10 सेकंड है जी। देखिए सर जी, मेरा आग्रह है कि भोपाल में 40 साल से कचरा पड़ा था, उसका दुष्प्रभाव नहीं हुआ, और क्या कोई कोर्ट जैसी संस्था, वो भी हाई कोर्ट, छोटी मोटी, वो क्या कोई गलत प्रोसीजर को फॉलो करेगी सर? क्या देश की वैज्ञानिक संस्थाएं, प्रदेश वैज्ञानिक संस्थाएं, जी जी ये सर, इसीलिए मेरा इसके औचित्य को लेकर तो सवाल नहीं उठते। ये तो गौतम साहब सहमत हैं आपके साथ, देखिए उन्होंने बहुत, मैं उनको श्रेय दूंगा जी। नहीं सर, संवादहीनता भी नहीं शरद जी, समय समय पर कहा, लेकिन जो मानसिकता है ना सर की माननीय मुख्यमंत्री गौतम जी 10 सेकंड है आपके पास जी। गौतम जी 10 सेकंड। देखिए शरद जी, जनता के मन में निश्चित रूप से आशंका तो रहेगी, क्योंकि पहले भी जैसा जय नागराज जी ने बताया कि जहां पर भी ये कचरा था उसके आसपास तो पानी भी जहरीला हुआ है कई जगह, चाहे भोपाल की बात ले लें, चाहे पीथमपुर का जहाँ थोड़ा सा निस्तारण हुआ था। तो ये जनता के मन में जो शंका है, इसको दूर करने का काम अगर पहले कर लिया गया होता, मैं समझता हूँ बहुत बेहतर रहा। जहां तक मेरी जानकारी है, पंकज जी मुझे ठीक करेंगे क्योंकि वेल अवेयर रहते हैं वो, कि भोपाल में बारिश के पानी के साथ जमीन का पानी कहीं दूषित हुआ, इसकी कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट मुझे याद नहीं आती है। पंकज जी? नहीं सर, नहीं सर जी, कोई रिपोर्ट नहीं सर जी। तो इस बात की दुष्प्रभाव नहीं सर, इसकी प्रामाणिकता नहीं है कि इसका पानी जो रिस रिस के 40 वर्षों में जमीन के भीतर गया, उसके आसपास का पानी बहुत प्रदूषित हो गया या पीने योग्य नहीं रह गया। और वहाँ आसपास आपको ये भी याद होगा कि पशु चरते हैं, घास चरते हैं, तमाम पशु काफ़ी दूर तक जाते हैं। जैसा हम जैविक खेती के लिए कहते हैं कि जैविक खेती तब तक संभव नहीं है
जबकि एक पूरे बड़े भूभाग में जैविक खेती ना हो। नहीं तो उधर रासायनिक खेती है, इधर जैविक खेती है, तो पानी बह के आएगा तो ये जैविक नहीं रह गई। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि आखिर ये चीज़ संवाद के उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंची। ये एक बड़ा दायित्व है जब आप कोई भी चीज़ करते हैं। और इसके मुझे इस देश में अभी 2 सबसे सॉफ्ट टारगेट दिखते हैं। आप सब मेहमान सहमत होंगे, विशेष रूप से दोनों माननीय राजनेतागण। एक राजनेता सबसे सॉफ्ट टारगेट है इस देश में, क्योंकि उसको बड़ा शक्ति संपन्न और बड़ा प्रभाव संपन्न और बड़ा ये मानकर माना जाता है। और दूसरी कोर्ट्स। हर चीज के लिए हम सिर्फ 2 घंटियां बजाते हैं। रात 2 बजे पंकज जी को फोन लगा लेंगे, गौतम जी के क्या हाल है गौतम जी, हमारा आधार कार्ड बनवा दो क्या पंकज भैया, कल आ जाएं लेके। ये आप ना किसी कलेक्टर को फोन करके बोल सकते हो रात 12 बजे, 1 बजे, सुबह 6 बजे, 8 बजे, और न्यायालय में याचिका लेके चले जाना। भाई साहब आप ही पे है उम्मीद अब तो बाकी व्यवस्था हमारी क्या कर रही है? क्या वो व्यवस्था चाक चौबंद होकर ये तमाम चीजें नहीं देख सकती थी? वो संवाद की कड़ी नहीं बना सकती थी? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सामने नहीं आ सकता था? विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिक सामने नहीं आ सकते थे? हाईकोर्ट की पूरी रूलिंग को सामने रख के नहीं बताया जा सकता था? ये किसका काम है? आखिर क्या रेस्क्यू के लिए बार बार राजनेता को सामने आना पड़ेगा? तो इस सिस्टम में क्या ऐसे लोग बैठ गए कि अब जो चुपचाप अपने को शेल में रखते हैं, क्या अर्थ लगाएं हम इसका? ये महत्वपूर्ण बात है, मेरे ख्याल से विचारणीय बात है। आप तीनों मेहमानों का, क्योंकि आपने बहुत संवेदना से इस विषय पर भाग लिया, खासतौर से मैं कांग्रेस को कहूंगा कि उन्होंने राजनीति करने के बजाय मुद्दों की बात की। पंकज जी आप भी इत्तेफाक रखेंगे इससे? हम गौतम जी को वाह, पंकज जी ने भी बड़े मन से दिखाया है कि बहुत बढ़िया, वेल डन सर। ये हमारा विश्वास है और यही हमारे विराट लोकतंत्र पर और आप राजनेताओं पर विश्वास है, और हम पर भी विश्वास रखिए साहब। कई बार हम लोगों को भी बड़ा बड़ा घेर लिया जाता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं पत्रकार महोदय, आप लोग तो इधर हैं तो कहीं उधर है। नहीं नहीं सर, हम बिल्कुल राइट चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप हम पर विश्वास बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कवासी को ईडी का सम्मन, शुरू हुई सियासी यात्रा। नमस्कार।